Namaskar and welcome to all of you on our exclusive interview in the narrative on the topic of अग्निपथ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर लंबे समय से कोई चर्चा देखी नहीं गई है। यह विषय है अग्निपथ और अग्निपथ से जो निकलेंगे वो कहलाएंगे अग्निवीर और अग्निवीर का अर्थात भारतीय सेना। और जब हम सेना की बात करते हैं तो भारतीय सेना के अधिकारी से बेहतर कोई हो नहीं सकता जो हमें इस विषय पर गहराई से हमें समझा सके और इस विषय की पूरी जानकारी हमें दे सके। इस हमारे साथ मृणाल सुमन जी। मृणाल जी ने लंबे समय तक आर्मी में रहकर भारत की सेवा की है। यही कारण है कि माँ भारती की सेवा के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया है। और मृणाल जी भारतीय सेना में रहने के साथ-साथ ही उन्होंने लंबे समय तक लेखन और अध्ययन में भी अपना काफ़ी लंबा समय बिताया है और यही कारण है कि उनकी 9 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और 10वीं प्रकाशित होने वाली है। साथ ही उन्होंने 600 से अधिक आलेख लिखे हैं। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ मृणाल जी आज हमारे साथ हैं और ये हमारे लिए एक ऑनर का विषय है, एक गर्व का विषय है। ये द नैरेटिव के प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक सम्मान का विषय है कि मृणाल जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। तो मृणाल जी, मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज द नैरेटिव के प्लेटफ़ॉर्म पर। जय हिंद, नमस्कार। हमा हमारे साथ आज डॉक्टर सौम्य पांडे जी भी उपस्थित हैं। डॉक्टर सौम्य पांडे जी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं और जियोपॉलिटिकल विषय के गहरे जानकार हैं। जैसा कि आज मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है कि आज हम अग्निपथ के विषय पर चर्चा करने वाले हैं, अग्निपथ के विषय पर बात करने वाले हैं। सामान्यतः अग्निपथ के विषय पर जो कहा जा रहा है कि यह भारतीय सेना में भर्ती की एक प्रक्रिया है। अ सर, मैं आपसे सबसे पहले यह जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को भी यह मैं कोशिश करूँगा कि आप जो हमारे साथ जुड़े हैं इस अवसर पर हम सेना के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल्स भी जान सकें। तो अग्निपथ से पहले जो भर्ती की जो प्रक्रिया अग्निपथ से जो पहले चल रही थी, वो सामान्य प्रक्रियाएँ क्या हैं सर? वो एक बार हम जानना चाहेंगे। धन्यवाद, मुझे आपने बुलाया इधर और एक मौका दिया कि मैं दुनिया के सामने, देश के सामने जो अग्निपथ और अग्निवीर इनके बारे में गलतफ़हमियाँ हैं, गलत प्रचार किया जा रहा है, उस कुछ चीज़ों को मैं क्लैरिफ़ाई कर दूँ। देखिए, होता ऐसे है कि हर फ़ौज चाहती है कि उसके जवान यंग हों ताकि वो लड़ सकें, पहाड़ियों पे चढ़ सकें, दुश्मन के साथ हाथापाई कर सकें। और हमारे तो खासकर हाई ऑल्टीट्यूड में बहुत हैं, तो हमें तो बहुत फिट और यंग जवान चाहिए। 1965 से पहले अंग्रेजों के काल की चली हुई स्कीम चल रही थी, जिसमें कि 7 साल की कलर सर्विस होती थी, यानी कि 7 साल के बाद जवान को घर भेज दिया जाता था। तकरीबन 65% लोग घर चले जाते थे बिना कोई पेंशन के, बिना किसी और फाइनेंशियल पैकेज के। फिर वो खेती करते थे या कोई दूसरी मजदूरियां वगैरह करते थे। लेकिन जब भारत सरकार 65 के बाद देखा तो उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ा अन्याय है कि आप 7 साल के बाद इंसान को घर भेज देते हो और कोई पेंशन भी नहीं देते। उसके साथ उन्होंने उसकी जो कलर सर्विस थी उसको बढ़ाना शुरू कर दिया और 2 पैकेज में बढ़ा के आज वो 17 साल है। 15 साल की सर्विस के बाद एक जवान को पेंशन एंटाइटल्ड है। इसका मतलब कि वो पेंशन पा के आज घर आ सकता है। लेकिन इसका एक असर ये हुआ कि 37 साल तक अगर आप एक जवान को अपने पास रखोगे, तो 17 साल तक रखोगे तो उसकी उम्र तकरीबन 37-38 साल होगी, क्योंकि 20-21 साल की उम्र में रिक्रूटमेंट होती है। तो अभी कारगिल की लड़ाई में ये देखा गया कि जब वो पहाड़ियों पे ऊपर चढ़ रहे थे, तो अटैक करते हुए जो उनके लीडर्स थे, जो कैप्टन्स थे, वो तो 23 और 24-25 साल के थे। लेकिन जो प्लेटून थी उनकी उम्र 30 से थोड़ा ऊपर थी। तो ये देखा गया कि ये एक कमजोरी है हमारे सिस्टम में कि हमको अपने जवानों की उम्र को कम करना पड़ेगा। और ये सिर्फ हिंदुस्तान के साथ ही नहीं है, हर एक देश इस बात से जूझ रहा है। हर एक कोशिश यही करता है देश के हमारे जो जवान है वो तकरीबन 30 साल से नीचे। तो ये जो हमारी स्कीम बनाई गई है, ये बहुत सोच समझ के बनाई गई है, ताकि इसका मकसद भी यही है कि हम अपने जवानों को थोड़े देर के लिए लाएं, ट्रेनिंग दें,
उनमें से जो रहना चाहते हैं और जो फिट होती हैं उनको परमानेंट एब्जॉर्ब कर ले और बाकियों को अग्निवीर का बैज देकर सिविल एरिया में एम्प्लॉयमेंट दें। इससे बढ़िया और स्कीम नहीं हो सकती। और सारे देशों में, चाहे वो जर्मनी हो, रशिया हो, सब देशों में इसी तरह की स्कीम होती है जिसमें कि जवानों को भर्ती किया जाता है 2, 4, 6 साल के लिए, 2, 3, 4 महीने की उनको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उनको सिविल में दूसरे एवेन्यूज, दूसरे एम्प्लॉयमेंट में भेज दिया जाता है। इंडियन आर्मी भी इस बात के लिए बहुत चिंतित थी कि हमारा जो एज प्रोफाइल है जवानों का वो 36 साल, 35 साल बढ़ता जा रहा है। तो उसको कम करने के लिए ये अग्निपथ स्कीम को लाया गया है। ये एक बहुत अच्छी सोची समझी स्कीम है। तकरीबन 250 मीटिंग्स हुई हैं इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और 750 घंटे तक लगभग इसके ऊपर चर्चा हुई है। तो इसका एक एक एस्पेक्ट, एक एक जो रूल या पॉलिसी का है वो बहुत सोच समझ के बनाया गया है। अभी पॉलिसी ये है कि जितनी वैकेंसी होंगी उसके अनुसार अग्निवीर में भर्ती होंगे। अग्निपथ के स्कीम के अंडर अग्निवीर बन के जवान भर्ती होंगे। पहले साल जब 222 में इसको इन्होंने निकाला तो उस समय 40,000 वैकेंसीज थी, यानी कि 40,000 जवानों को रिक्रूट किया गया एज अग्निवीर। उनको ट्रेनिंग के बाद, शॉर्ट ट्रेनिंग के बाद 4 साल के लिए फौज में रखा जाएगा और 4 साल के बाद उनको एक पैकेज दिया जाएगा। पैकेज तकरीबन 11.5 लाख का पैकेज होगा। अगर वो रहना चाहे तो वो ट्राई कर सकता है कि वो परमानेंट बन जाए। अगर वो नहीं रहना चाहते तो फिर आर्मी जो 25% सबसे अच्छे लड़के हैं जो वॉलंटियर है उनको परमानेंट एब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी के लोगों को सिविल में ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट दे देगी। अभी आप देखिए इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। जो लोग आ रहे हैं वो 17.5 से 21 साल की उम्र के बीच के हैं और जो रिक्रूटमेंट होती है वो सारी ऑल इंडिया बेसिस पे होती है। हालांकि उन्होंने लिखा हुआ है कि 10वीं क्लास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन आप हैरान होंगे ये सोच के, जान के कि आज बीए, बीएससी, इवन इंजीनियर्स हैं वो भी इसमें भर्ती हो रहे हैं। इसलिए नहीं कि कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको भी आर्मी का एक्सपीरियंस मिले और वो भी अग्निवीर का बैज अपने छाती पे लगा के घूमे। तो ये एक इसकी बहुत अच्छी सक्सेस है। हर अग्निवीर को एक मंथली कंपोजिट सैलरी 30,000 की दी जाती है पहले महीने, और जब पहले साल और चौथे साल तक वो 40,000 और उसमें से 30% जो उसका पैसा है वो 30% को एक सेवा निधि में रखा जाता है। उतना ही पैसा गवर्नमेंट डालती है। तो इसका मतलब है कि रिटायरमेंट के वक्त 4 साल के बाद तकरीबन 11.71 लाख उनको पैसा मिल जाता है, एक जैसे पैकेज मिल जाता है लास्ट। और साथ ही में जो लोग 10वीं पास करके आए होते हैं उनको 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट दिया जाता है। फिर यही नहीं है कि भाई उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अगर मान लिया कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है लड़ाई के दौरान तो उसकी फैमिली को 48 लाख की तो नॉन कंट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस दी जाती है, 44 लाख का उसको एक्स ग्रेशिया, फिर सेवा निधि और फिर उसकी जो पे है 4 साल तक जो पूरा पीरियड है वो पूरी दी जाती है। अभी अभी एक केस हुआ जहां पे कि एक अग्निवीर हुआ, एक गवाते, लक्ष्मण गवाते थे जिनकी, और उनकी फैमिली को लगभग 1.3 करोड़ रुपया गवर्नमेंट की तरफ से एक राशि मिली है, सिर्फ मतलब क्योंकि वो वहां पे शहीद हो गए तो उनकी फैमिली की देखभाल करने के लिए तो गवर्नमेंट ने ये सब कुछ किया है। अगर आप ये समझते हैं या लोग समझते हैं, गलतफहमी फैलाई जा रही है कि अग्निवीर गरीबों के लिए, जैसे एक लीडर आमतौर पे स्टेटमेंट दे रहा है, और जो रेगुलर रिक्रूटमेंट है वो अमीरों के लिए है। ये बिल्कुल गलत है और झूठी बात है, क्योंकि अब और कोई रिक्रूटमेंट है ही नहीं। फौज में भर्ती होने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो है अग्निवीर। सो अगर आप है ही स्कीम एक, तो फिर आप डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं? कैसे आप लोगों के मन में शंका
डाल रहे हैं कि एक अग्निवीर और एक रेगुलर है। रेगुलर तो है ही कोई नहीं। जो अग्निवीर हैं वही धीरे-धीरे रेगुलर बन जाएँगे और 1944 2044-45 तक एक स्टेज आएगी जबकि फौज, हमारी जो फौज होगी वो पूरी अग्निवीर की होगी। या तो वो अग्निवीर जो अंडर ट्रेनिंग है, जो अभी अग्निवीर हैं, या वो अग्निवीर जो रेगुलर हो गए। तकरीबन 50-50% में दोनों रहेंगे। उस समय हमारी फौज की जो जवानों की एज होगी वो तकरीबन 26, 27, 28 साल हो जाएगी। देखिए, एक ही स्कीम से आपने जवानों की उम्र जो है वो तकरीबन जो पहले किसी वक्त 32 साल हुआ करती थी, कम से कम वो आज 24 से 26 साल हुआ हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मुझे तो इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं मिला। सर, एक जैसे कि आपने इसको क्लियर कर ही दिया कि अब आर्मी में रिक्रूटमेंट की कोई और माध्यम नहीं है, कोई और तरीका नहीं है, वो जी नहीं। अग्निपथ स्कीम ही है। लेकिन कुछ जगहों से कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आए, कुछ विशेषज्ञ हैं जो रक्षा मामलों के जानकार हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं। उनका कहना है कि आर्मी 25% अग्निवीरों को तो रिक्रूट कर लेगी परमानेंटली, लेकिन उन 75% लोगों का क्या होगा जो लगभग अपने लाइफ के 4 साल आर्मी में दे चुके हैं। तो क्या वो 21 साल में जो रिटायर हो जाएँगे या 25 साल में जो रिटायर हो जाएँगे, 23 साल, 24 साल में रिटायर हो जाएँगे, तो वो आगे फिर क्या करेंगे? नहीं, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है और ये पॉइंट वैलिड भी है। क्योंकि अगर मान लिया आप किसी भी जवान को कहो कि अपने जीवन के जवानी के 4 साल आप फौज को दे दो और उसके बाद हम आपकी देखभाल नहीं करेंगे, ये तो अन्याय होगा। लेकिन अग्निपथ में ये है कि जो मैंने एक तो आपको बताया कि 11-12 लाख रुपया उनको मिलेगा, फिर 25% तो अग्निवीरों को एब्ज़ॉर्ब कर लिया जाएगा। और उसके बाद सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, असम राइफल्स, इन सब में 10% सीट्स उनके लिए रिजर्व की गई है। होम एंड डिफेंस मिनिस्ट्री में भी 10% उनके लिए रिजर्व की गई है। देन क्या हुआ है कि भी कई बहुत सारे जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी है कि भी हम आगे से, जैसे महिंद्रा है, उन्होंने कहा हम तो लेंगे ही आगे से सिर्फ अग्निवीर। अगर आप देखिए, अगर आप मार्केट में एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आपने लोगों को भर्ती करना है, आप किस जवान को भर्ती करेंगे? वो कि जिसने फौज का 4 साल डिसिप्लिन समझा हुआ है, हु इज नेशनलिस्ट है, जिसमें डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, वो, या एक रॉ यूथ? ये नहीं कि रॉ यूथ नेशनलिस्ट नहीं हो सकती, बट जब कंपैरिजन आएगा तो एक ट्रेन्ड सोल्जर, एक ट्रेन्ड इंसान will always be a bigger asset to any private enterprise। तो वो तो चाहेंगे कि है। ये भी मैं आपको बता दूं कि as far as the अग्निवीर्स आर कंसर्न, गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स उनके लिए शुरू कर दी हैं। स्पेशल कोर्सेज रन होंगे जिसमें वो एडिशनल टैलेंट, एडिशनल स्किल्स ले सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। स्टार्टअप्स में उनको फायदा दिया जाए, उनको क्या कहते हैं, एनकरेजमेंट दी जाएगी। 12 लाख की जिनके पास निधि है वो आएगी, वो कहते हैं जी हम अपना बिजनेस शुरू करने चाहते हैं। एक आदमी से मैं मिला, जवान से मिला चुशुल में। चुशुल की हाइट होगी तकरीबन 15,000 फुट, 14,500 फुट। जब मैंने उससे पूछा अग्निवीर से, मैंने कहा तुम यहाँ पे, हंस रहा था, खुश था। मैंने कहा तुमको भविष्य के बारे में चिंता नहीं है, लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा चिंता करते और तुम नहीं चिंता करते। लोग कहते हो तुम्हारा 4 साल के बाद क्या होगा, लेकिन तुम यहाँ पे इतने खुश हो। 14,000 की फुट की हाइट पे सांस लेना मुश्किल होता है वहां पे। तो उसका जवाब पता है क्या था? साहब मैं अग्निवीर का बैज अर्न करने आया हूं। मान सकते हैं आप? मैं अग्निवीर का बैज जब लगा के अपने शहर में, अपने गांव में घूमूंगा तो मैं अग्निवीर कहलाऊंगा। और मेरे पास जो 12 लाख मिलेंगे, मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं, डिप्लोमा किया हुआ था उसने। मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस बनाने हैं। मेरे पास कैपिटल नहीं है, लेकिन ये 12 लाख मुझे मिलेगा, ये कैपिटल लेके मैं उसे स्विचेस की फैक्ट्री लगाऊंगा। और गवर्नमेंट कह रही है कि वो सारी दुनिया भर में एनकरेजमेंट कर रही है। और जो कंपनीज है जैसे महिंद्रा कह रहे हैं कि हम इन्हीं से सब कुछ सामान खरीदेंगे। कहते हैं मेरे लिए तो कोई चिंता का विषय ही नहीं है। और दूसरी बात जो उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे बताई, कहते साहब इससे पहले भी तो लोग पढ़ा लिखा था, मैंने बताया जैसे डिप्लोमा किया था। आर्मी ऑफिसर शॉर्ट सर्विस कमीशन आते हैं, 5 साल करते हैं, वो भी तो बाहर चले जाते हैं। उनके बारे में ऐसे किसी ने कभी नहीं कहा कि वो 5 साल के बारे में क्या करें।
वो भी तो 5 साल ही सर्विस करते हैं ना। हम 4 साल के बाद आ रहे हैं तो मुझे कहते हैं कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं चिंता इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है कि मुझे फौज में से जो स्किल्स, जो डिसिप्लिन, जो ट्रेनिंग मिलेगी, मेरी जिंदगी भर मेरे काम आएगी। ये उसका एटीट्यूड था एट 14,000 फीट। आप मान सकते हैं? तो अच्छा सर, मुझे आदमी एक चीज आपसे जी कंप्लीट कीजिए हम आप प्लीज, सॉरी। नहीं, बोलिए, बोलिए प्लीज। सर, मुझे ये जानना था कि जो अभी अग्निवीर जो जवान हैं, उनकी जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, क्या वो बिल्कुल पहले जो रेगुलर सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी वैसा सेम है या कुछ अलग है? इसके अलावा आप, क्योंकि आपने भ्रमण किया, आप बता रहे हैं कैंप्स में विजिट किया, तो वहां पे जो सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं उनका क्या ओपिनियन है, जो ये अभी 2-3 बैच में जो नए लड़के रिक्रूट हुए हैं उनको लेकर? देखिए, एज फार जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग इज थोड़ा सा कैप्सूल्ड है। कैप्सूल्ड इन द सेंस छोटा छोटा किया गया है, लेकिन ये है कि कोई भी ऐसा एस्पेक्ट ट्रेनिंग का नहीं है जो कि छोड़ा जाता है। इट इज जस्ट दैट इट हैज बीन कंप्रेस्ड। पहले मान लिया एक जवान थे, दिन में 12 घंटे या 8 घंटे ट्रेनिंग करते थे, अब वो 12 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, ताकि जो उनकी ट्रेनिंग है उसमें कोई खामी नहीं है, ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं है। यस, टाइम कम हो गया है तो उसके लिए उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। जब मैं यहाँ पे, मैं पूना में लोकेटेड हूं, तो वहां पे भी जो ट्रेनिंग लोग कर रहे हैं, दे आर क्वाइट टायर्ड। ये नहीं है, काफी हेक्टिक ट्रेनिंग दी जाती है, बट देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज एज फार द स्टैंडर्ड इज कंसर्न। जो दूसरा प्रश्न डॉक्टर साहब आपने पूछा बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जवान इज वन पार्ट, द सेकेंड पार्ट इज के जो ऑफिसर्स उन्हें कमांड कर रहे हैं, जिस यूनिट में वो गए हैं, उनका क्या विचार है। एक वहां पे जगह है लद्दाख में, उसका नाम है रेजेंगला, जहां पे की बड़ी तगड़ी लड़ाई हुई थी, जहां पे हमारे शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला था। वो भी तकरीबन 14,000-15,000 की फुट की हाइट पे। वहां पे मैं 1-2 जेसीओ से मिला, इन्फेंट्री के पलटन के, और ऑफिसर से ज्यादा जेसीओ इमीडिएट कांटेक्ट में रहते हैं जवानों के, तो उनसे ज्यादा बढ़िया आपको कोई नहीं फीडबैक दे सकता। तो जब मैंने उनसे पूछा कि साहब आप लोग कैसे लगते हैं, सबका ये एक जवाब था कि सर दे आर एज कमिटेड, दे आर एज डेडिकेटेड, उनमें भी उतनी रेजिमेंटल स्पिरिट है, उनमें भी उतना ही जोश है जितना दूसरे जवानों में है। क्योंकि फौज एक ऐसी एंटिटी है कि जिसमें जो भी आता है वो उसी में एमलगमेट हो जाता है, वो उसी की तरह की चीजें धारण कर लेता है, उसी तरह की स्पिरिट धारण कर लेता है, नेशनलिज्म धारण कर लेता है। तो कहते हैं साहब ये उनमें सब में वैसा ही है जैसे कि दूसरे जवानों में है, बल्कि इनमें एक बेटर क्वालिटी ये है कि ये सारे पढ़े लिखे हैं, तो इनकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एब्जॉर्प्शन, लर्निंग जो है इज मच क्विकर। इनको एक बात समझाओ बहुत जल्दी समझते हैं और उसका लॉजिक भी समझते हैं। लेकिन हमें, तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा साहब अगर आपके पास सारे अग्निवीर आ गए तो फिर क्या आप लड़ाई में जाओगे? तो हंसने लग पड़ा एक जेसीओ साहब। हाँ साहब, मुझे तो कोई इतराज नहीं है, क्योंकि अग्निवीर उतने ही अच्छे ट्रेंड हैं जितने हमारे दूसरे जवान, उतने ही बढ़िया सोल्जर्स हैं जितने दूसरे जवान हैं, तो हमें तो इनमें कोई फर्क पता नहीं चला। और यही बात मैंने उनके ऑफिसर से, मैंने हालांकि एक इन्फेंट्री बटालियन के कमांडर से भी बात की और उनसे भी मैंने पूछा, और वो था एट ए प्लेस कॉल्ड तारा, वो 15,500 फुट पे था, 15,000 फीट की हाइट पे। जब मैंने उन कर्नल साहब और उनके ऑफिसर से पूछा, डॉक्टर से भी पूछा, मैं उनके साथ सबसे मिलाप किया, कभी आप कैसे पाते हो इन अग्निवीर को? हर एक के मुंह में अग्निवीर के लिए तारीफ थी। तारीफ की डिग्री चेंज हो सकती है, लेकिन एक ने भी ये नहीं कहा कि अग्निवीर कमजोर कड़ी है हमारी पलटन की, या हम अग्निवीर को पीछे रखते हैं, हम अग्निवीर को नहीं इस्तेमाल कर सकते। द वेरी फैक्ट के फौज ने, पलटन ने 15,000 फुट की ऊंचाई पे उनको डिप्लॉय किया हुआ है, तो पता चलता है कि उनका उनमें बहुत विश्वास है। कौन लेके जाएगा कि चाइना बॉर्डर पे आप अपने कमजोर जवानों को, या कमजोर, तो उनको तो नीचे ही रखेंगे, पूना दिल्ली में रखेंगे, वो बात तो नहीं है ना। ये इटसेल्फ प्रूफ करता है कि दे आर एक्सीलेंट सोल्जर्स, एंड देयर इज, लेट मी से इन शॉर्ट, के भी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एन अग्निवीर एंड ए रेगुलर सोल्जर, एक्सेप्ट that Agniveer is young, bubbling with enthusiasm, except that Agniveer is also more educated and better
sort of equipped to learn and imbibe new things. सर, आपने बहुत से फ़ायदे गिनाए और बहुत सारी जगह पे मैंने भी कुछ आर्टिकल्स पढ़े, आपका भी आर्टिकल पढ़ा मैंने। इसके अतिरिक्त कई वीडियोज़ देखे, कई इंटरव्यूज़ देखे, बहुत से लोगों के बयान, सारी चीज़ों को सुनने के बाद ये समझ आता है कि अग्निवीर स्कीम जो है, उसमें बहुत से फ़ायदे हैं। समाज को लेकर भी, जो यूथ उसमें शामिल होगा उनको लेकर भी, आर्मी को लेकर भी और ओवरऑल देखा जाए तो पूरा भारत को लेकर भी, भारत के भविष्य को लेकर। तो जब जी। इतने फ़ायदे हैं, तो इस तरह के जो बीच में हमने प्रोटेस्ट देखे, विरोध प्रदर्शन देखे, कुछ ऐसे आर्मी के रिटायर्ड पर्सनल्स जो थे, उनके हमने स्टेटमेंट्स देखे। तो ये जो कंसर्न है, वो प्रोटेस्ट है कि कंसर्न है, वो क्या है? थोड़ा उसको यदि आप क्लियर करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि ये है होता है। देखिए, ऐसे होता है, जब भी कोई रेडिकल रिफॉर्म होता है, अपोजिशन इज नेसेसरी। अपोजिशन नहीं हुआ तो रिफॉर्म ही नहीं हुआ। रिफॉर्म का मतलब ही यही है कि आप स्टेटस को से हट के नई चीज करें, और स्टेटस को गिव्स यू अ सेंस ऑफ कंफर्ट कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है, मैं इतने सालों से मैंने भी नौकरी की। अब मेरी बात सुनिए, मैं 16 साल की उम्र में भर्ती हुआ था, 58 साल में रिटायर हुआ, 42 इयर्स मैंने यूनिफॉर्म पहनी। अब 42 इयर्स गिव्स मी अ सेंस ऑफ कंफर्ट कि जो पुराना रिक्रूटमेंट सिस्टम था बहुत अच्छा था, अरे भाई ये तो नया रिक्रूटमेंट सिस्टम ला ले। सो अब इट गिव्स यू अ बिट ऑफ ए जोल्ट, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। और दूसरा ये भी होता है कि जो उसमें जो लोगों ने इसकी अपोजिशन की थी, एक तो था कि नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत हो गई, तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसएप्रीहेंशन बहुत थी। दूसरा, कुछ इंटरेस्टेड लोग भी थे जिनकी जो रिक्रूट ट्रेनिंग के लिए ट्रेन करते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वो समझते थे कि हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। अब सब अग्निवीर में जाने लगे, तो जो हम अपना कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाइए वो सब तो बंद हो जाएंगे। कई जगह पे बड़े झगड़े हुए, आप जानते हैं उसके बारे में। तो वो था कि उनकी अपनी पर्सनल स्टेक्स वर इन्वॉल्व, वो थी। दूसरा जो पोजीशन थी इसकी, वो इस बात की पे थी, और टू सम एक्सटेंट वो वैलिड भी थी, जब तक कि गवर्नमेंट ने पूरी चीजें क्लैरिफाई नहीं कर दी कि भाई 4 साल के बाद जब जवान जाएगा तो उसकी देखभाल होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम उसकी पूरी तरह से देखभाल करेंगे। और जहां पे क्रिटिसिज्म का सवाल है, आप हैरान होंगे कि एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें एक लेखक कहते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, कि मैं बुंदेलखंड गया एंड लोग बड़े अनहैप्पी हैं वहां पे, वो अग्निवीर नहीं ज्वाइन करना चाहते। क्यों भाई? अरे वो कहते हैं जी हम तो 19 साल 20 साल की उम्र में शादी कर लेते थे, और अब अग्निवीर में है कि आप शादी नहीं कर सकते, और जब तक आप अग्निवीर रहेंगे तो आप शादी नहीं करेंगे, तो आप तो हमें शादी से रोक रहे हो। तो कोई रीजन हो सकता है? आई मीन, इससे ज्यादा रिडिकुलस बेवकूफी जैसी कोई बात हो सकती है कि भाई आपने, आपको हैरानी होगी, शायद बहुत लोगों को सिविल में पता नहीं होगा कि आर्मी ऑफिसर 25 साल की उम्र से पहले शादी नहीं कर सकता। अगर 25 साल की उम्र से पहले वो शादी करता है तो उसको गवर्नमेंट की अकोमोडेशन नहीं ऑथराइज्ड। आप समझ रहे हैं? उसको सेपरेशन अलाउंस नहीं ऑथराइज, 25 साल तक होता है ऑफिसर के लिए, और ये है कम से कम मेरे ख्याल 50 साल से 60 साल से ये है सिस्टम। लेकिन जवानों के लिए आप ये कहो कि जवान अग्निवीर नहीं ज्वाइन कर रहे क्योंकि अग्निवीर ज्वाइन करेंगे तो वो शादी नहीं कर सकते, ये तो कोई रीजन ना हुआ। दूसरा, उसने ये भी एक रीजन दिया कि सब ये जवान है जो ट्रेंड है, वेपन चलाना जानते हैं, और ये चंबल वगैरह के रहने वाले हैं या रूरल एरियाज के रहने वाले हैं, और जब इनको रेगुलर नहीं बनाया गया तो ये बड़े डिसअपॉइंटेड होंगे, डिजेक्टेड होंगे। हो सकता है ये आर्म्स उठा के देश के अगेंस्ट ही या सोसाइटी के अगेंस्ट ही शायद डेकॉइट ही ना बन जाए। उनका कहने का ये अभिप्राय था। मेरे ख्याल से इससे बड़ी बेवकूफी की बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि पहले 7 साल के बाद लोग जाते थे, वो तो सारे डेकॉइट नहीं बने। अब 4 साल के बाद 3 साल के कारण तुम जल्दी चले जाओगे तो डेकॉइट बन जाओगे, और वो डेकॉइट नहीं बने, ना उन्होंने कोई लूट मार की, ना उन्होंने कोई क्या कहते हैं, बल्कि उनके पास तो कोई ऑल्टरनेट प्रोफेशन भी नहीं था। 7 साल के बाद जो जाते थे, या तो वो एग्रीकल्चर करते थे या मजदूरी करते थे। उन बेचारों के पास था ही क्या? ना कोई उनके पास ट्रेनिंग थी, ना नॉलेज थी। आपको हैरान होगे जान के कि 4वीं क्लास पास, 5वीं क्लास पास होते थे वो जवान, तो क्या नौकरी कर सकते थे बाहर मजदूरी के सिवाय?
और आज आप अग्निवीर भेज रहे हो जो कि ग्रेजुएट्स हैं, जिनको 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको स्टार्टअप दिया जा रहा है, उनको सेवा निधि दी जा रही है, और क्या चाहिए? जी। अच्छा सर, जैसे भारतीय सरकार का जो डिफेंस बजट है वो $70 बिलियन का था अभी करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब इसमें एक जो मेजर चंक था वो मतलब आर्मी की जो बेनिफिशियर स्कीम है, पेंशन स्कीम है, इसमें चला जा रहा था। तो ये एक मेजर हर्डल था आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के लिए इन टर्म्स ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स या न्यू टेक्नोलॉजी। तो अगर अभी आप जो देख रहे हैं अग्निपथ की स्कीम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगी, तो जो गवर्नमेंट का पैसा है पेंशन की जगह पे इन मॉडर्नाइजेशन में ज्यादा खर्च होने लगेगा। तो यू सी कि इससे काफी बड़ा चेंज आएगा इंडियन आर्मी में आने वाले डेकेड में। ये बहुत बढ़िया पॉइंट आपने जो कहा, और ये सचमुच जेन्युइन प्रॉब्लम थी भी कि हमारा जो रेवेन्यू बजट है, रेवेन्यू बजट ही टू कैरी ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट, वो और जो हमारा पेंशन बजट वो काफी बढ़ गया था। इसका कारण क्या था कि जो देखिए किटी तो एक ही है, उस किटी में से अगर पेंशन और पे और दूसरे अलाउंस से निकल जाएंगे तो मॉडर्नाइजेशन के लिए जो कैपिटल आपके पास बजट बचेगा वो कम होगा। इस हिसाब से ये स्कीम डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूटरी है टुवर्ड्स सेविंग ऑन द पेंशन बिल। लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं कि जब राजनाथ सिंह जी ने, जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने ये स्कीम के बारे में कहा तो उन्होंने ये पॉइंट बड़ा क्लियर कहा कि हमारी मेन थ्रस्ट इस स्कीम में आर्मी को यंग करने में है, यंगर क्राउड लाने में है, यंगर ब्लड लाने में है, ना कि पेंशन बिल बचाने के लिए। यस, पेंशन बिल विल बी ए फॉल आउट, इट विल बी ए पेरिफेरल एडवांटेज, ए मेजर एडवांटेज, कोई छोटी चीज नहीं होगी। लेकिन जो बेसिक थ्रस्ट थी ऑफ दिस रिफॉर्म अग्निपथ, दैट वाज टू हैव अ यंगर ओआर प्रोफाइल। सर, आपने अपनी सेना में एवरेज एज की बात की, आपने इससे पहले भी उस चीज को आप लंबे समय तक, आपने जैसा अभी बताया कि आपने 42 इयर्स यूनिफॉर्म पहना, 42 इयर्स आपने आर्मी को अंदर से देखा है, करीब से देखा है। तो यदि आप इस चीज को थोड़ा और विस्तार से हम बताएं, आप हमको बताएंगे तो चूंकि हमारी नॉलेज भी और हमारे दर्शकों की नॉलेज भी इसमें काफी बढ़ेगी कि आर्मी की जो एवरेज एज है, जो औसत आयु है, वो 20s में क्यों होनी जरूरी है। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 30s में होंगे तो उनके पास एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, 20s में तो उनके पास सिर्फ जोश होगा। वो ठीक है, वो बड़े बड़े माउंटेन्स चढ़ लेंगे, लेकिन वो अनुभव और वो जो स्किल जो वो डेवलप करते हैं या 8 साल में या 7 साल में, वो कैसे आएगा। तो वो एवरेज एज का आप अगर थोड़ा उसको डिटेल से और विस्तार से हमें बताएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को और हमें भी उसके बारे में देखिए ऐसे होता है। आर्मी में अलग अलग टीयर्स हैं। एक है जैसे OR, अदर रैंक्स है, who follow the orders and carry out the execution। एक JCOs हैं, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, सूबेदार साहब, सूबेदार मेजर साहब, जो कि लिंक बनते हैं बिटवीन द JCOs, बिटवीन द जवान्स एंड द ऑफिसर्स। फिर होते हैं प्लेटून कमांडर्स, कंपनी कमांडर्स, फिर बटालियन कमांडर्स, फिर ऊपर ब्रिगेड कमांडर्स वगैरह ऊपर बढ़ते जाते हैं। आर्मी का सिस्टम बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्ट्रीमलाइन है। एक ऑफिसर, मैं आपको बताऊं, जब कमीशन लेके जाता है तो उसकी उम्र 23-24 साल की होगी। हमारे टाइम पे एनडीए में एंट्री अर्ली होती थी, तो मैं 20 साल की उम्र में ऑफिसर बन गया था। लेकिन अभी तकरीबन 22 साल की उम्र में एक आदमी ऑफिसर बनता है। पहले उसको प्लेटून की कमांड दी जाती है। उस प्लेटून में उसके पास 40 से 50 जवान होते हैं, जिनका वो ही इज लाइक देयर गॉडफादर। तो हियर ही learns how to handle 40 jawans. He handles their problems, handles their let's say promotion, their training, their fitness, their mental robustness, everything. He is like their godfather. 40 जवानों का वो एक जो ऑफिसर होता है, आप हैरान होंगे ये जान के कि उस ऑफिसर को वो 40 जवानों के नाम, उनके गांव, कहां के रहने वाले हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। They are like his family members. वो ये भी होता है, वो शक्ल देख के जवान को कह देगा, विजय आज तेरी शक्ल क्यों उतरी हुई है, क्या बात है? साहब जी आज घर से मैसेज लेटर आया है, बच्चा बीमार है।
कोई बात नहीं, तेरी मैं बात करा देता हूँ। इस तरह से होता है, ही इज देयर गॉडफादर। सो ग्रेजुअली 2-3 साल वो प्लेटून कमांडर रहता है, फिर कंपनी का सेकंड इन कमांड बनता है, फिर तकरीबन 8 साल 10 साल की सर्विस जब होती है तो उसको कंपनी की कमांड दे दी जाती है। तो देखो अब मैच्योरिटी कैसी आती है, 10 साल में 8 साल में वो प्लेटून से कंपनी टू आईसी, फिर कंपनी कमांडर, फिर जब कंपनी कमांडर ही परफॉर्म्स वेल और जब उसके जो सीनियर कहते हैं कि हाँ ही इज फिट फॉर प्रमोशन, फिर उसको एक बटालियन की कमांड दी। एक बटालियन, एक यूनिट बहुत बड़ी चीज है हिंदुस्तान की आर्मी में। वो तकरीबन 800 1000 जवान एक होते हैं, अलग अलग तरह की यूनिट में 800 से लेके 1000 जवान, और 1000 जवान का आप गॉडफादर हो। और ये भी मैं आपके दर्शकों को आज बता देना चाहता हूं, जो कि मैं कई बार फील करता हूं, कि फौज में आर्मी ऑफिसर होना सबसे चैलेंजिंग जॉब है। मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इज टू बी एन आर्मी ऑफिसर। कारण क्या है कि एज ए बटालियन कमांडर, अगर मैं अपनी बटालियन को कहता हूं कि आपने दाहिने से अटैक करना है और इस हिल के ऊपर चढ़ना है, कोई आदमी प्रश्न नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? इसलिए कि उनको विश्वास है कि ये मेरा ऑफिसर है, ही इज कॉम्पिटेंट, ही इज गॉट लीडरशिप क्वालिटी, ही इज गॉट ब्रेन एंड ही इज टेक्टिकली साउंड। सो इट इज दैट फेथ। दैट फेथ कैसे आएगी? क्योंकि मुझे 15 या 16 साल की सर्विस के बाद मुझे बटालियन की कमांड दी जाती है। मैं 36-37 इयर्स का होता हूं जब मैं कमांड बटालियन की। और जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया था शुभम जी, कि भाई उससे पहले आप में जोश है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन 36-37 साल की उम्र में एज ए लीडर, नॉट एज ए जवान, एज ए लीडर, आप में जोश भी है, आप में होश भी है। जब हम कहते हैं फौज में जोश के साथ होश नहीं खोना चाहिए, जोश भी है, होश भी है, और मैच्योरिटी भी है, और एक्सपीरियंस भी है। 37 से 38-40 की उम्र के बाद फिर इंसान की जो फिजिकल फिटनेस थोड़ी सी डलनी शुरू हो जाती है। इसलिए हिंदुस्तान की फौज में यह कोशिश की जाती है कि जो कमांडिंग ऑफिसर है, हु इज द की पर्सन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स एज फार एज द इंडियन आर्मी इज कंसर्न, उसकी एज 36, 37, 38 साल तक हो, इससे ज्यादा ना पड़े। इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑफिसर्स के लिए भी, जैसे जवानों का एज प्रोफाइल कम करने के लिए स्टेप लिए हैं, ऑफिसर्स के लिए भी बहुत सारे स्टेप लिए हैं, ताकि उनका प्रोफाइल भी यंगर एज ग्रुप हो। वी डू नॉट वांट कि 32 साल या 45 साल का आदमी ऑफिसर एक बटालियन कमांडर बने, बिकॉज उस समय उसकी अपनी फिजिकल फिटनेस पहाड़ियों पे चढ़ने के लिए या हाई ऑल्टीट्यूड में सर्व करने के लिए थोड़ी सी कम हो जाती है। तो 36, 37, 38 साल की उम्र तक का आइडियल कॉम्बिनेशन इज, अगर कमांडिंग ऑफिसर इज 36, 37, 38, जवान्स आर 27, 28, एंड इन बिटवीन बाकी की जो हमारी फोर्स एंड डिफरेंट स्टेप्स। हाँ जी, बोलिए। स्वामी जी, एनी क्वेश्चन? हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे रिसेंटली पीएलए ने डिसीजन लिया है कि वो अपने आर्मी पर्सनल्स का नंबर ट्रिम डाउन करेंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग जो बचेंगे जवान, उनको ज्यादा इक्विप्ड करेंगे। मतलब दे आर फोकसिंग मोर ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। तो आपको लगता है लॉन्ग टर्म में अग्निवीर स्कीम से भी इंडियन आर्मी को ये बेनिफिट मिल पाएगा? बिकॉज हमारे मेन चैलेंजर तो बेसिकली आपके ईस्टर्न फ्रंट में ही है रादर देन वेस्टर्न फ्रंट आज की परिस्थितियों में। बिल्कुल ठीक है आपने कहा। हैविंग टू हॉस्टाइल नेबर्स, हमारी जो काबिलियत है या कैपेबिलिटी है टू रिड्यूस द मैन पावर, और जिसको हम कहते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड, इज लिमिटेड। बूट्स ऑन ग्राउंड इज लिमिटेड। यस, आई एग्री विद यू कि जैसे ही हमारे पास नया इक्विपमेंट आता है, वी कैन कट डाउन ऑन मैन पावर। सारी दुनिया यही कोशिश कर रही है कि मैन पावर कम करके हम टेक्नोलॉजिकली अपनी फोर्स को स्ट्रॉन्ग करें। हमारे भी है, कई हमारे ऐसे इक्विपमेंट आए हैं जो अर्लियर एन इक्विपमेंट was needing, let's say, a crew of 10 people. Now it needs a crew of 4 people. So we have saved 6 people. और उनको कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं। तो this is a continuing exercise, and this exercise, I think all armed forces in the world are carrying out that exercise. हमारी भी है, हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जैसे आज हमें पता है कि पूरे का पूरा नॉर्दर्न बॉर्डर, चाहे लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश हो, you can't vacate it. You need boots on the ground to man the border physically.
So that is our compulsion for the time being, but government is definitely thinking about it. The army brains are thinking about it, ki bhi how to make sure that job which is done today by 10 jawans can be done by one jawan with technological advancement, advanced equipment. And that is an ongoing exercise. अगर आप देखेंगे जैसे LOC है हमारी पाकिस्तान के साथ, कई जगह पे हमने स्ट्रेंथ कम कर दिया बिकॉज वहां पे हमने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, डिटेक्टर्स लाइक हीट सेंसर सब लगा दिए, सो दैट अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन होने लगे तो हमको थोड़ा पता चले और हम उसको रिएक्ट कर सके. लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, आज के हालात में विद टू हॉस्टाइल नेबर्स, with a land, with a country having not landlocked, with a country having a huge land border, we need boots on the ground. तो इतना फौज कम किया भी नहीं जा सकता. सर, एक अंतिम आपसे एक कंक्लूजन रिमार्क लेना चाहेंगे कि जो अग्निपथ स्कीम है, और चूंकि आपने लंबा समय सेना में दिया ही है, तो आपके अनुभव से आप क्या देखते हैं कि अग्निपथ जो स्कीम है वो भारत के भविष्य को कहाँ लेकर जाएगी, और अग्निपथ स्कीम से आप आर्मी और भारत दोनों का भविष्य कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे ख्याल से अग्निपथ स्कीम आउटस्टैंडिंग स्कीम है. इट्स अ रेडिकल स्कीम, बट इट सो देयर विल बी सम टीथिंग प्रॉब्लम्स. देयर विल बी, हर एक चीज में होती है टीथिंग प्रॉब्लम, तो होंगी ही. कोई भी जेस्टेशन पीरियड होता है, पीपल विल सेटल डाउन, पीपल विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग, एंड देयर मे आल्सो बी माइनर हिकअप्स व्हिच विल बी परहैप्स स्ट्रीमलाइंड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के पास अभी भी मैं चैलेंज करता हूं जो इसके क्रिटिक हैं कि अगर किसी भी क्रिटिक के पास कोई ऐसा प्लान है जिससे कि इंडियन आर्मी की एज प्रोफाइल जवानों का कम किया जा सके, प्लीज पुट फॉरवर्ड. वो तो कोई दे नहीं पाता. हाउ डू यू रिड्यूस द एज प्रोफाइल ऑफ द जवान? और ये भी कोई डिस्प्यूट नहीं करता कि एज प्रोफाइल कम होना चाहिए. एक ने भी नहीं कहा कि नहीं 36 साल की उम्र से जवानों के साथ लड़ाई करो. नो, एवरीवन सेज कि यस, द प्रोफाइल मस्ट बी यंगर, बट हाउ टू अचीव दैट प्रोफाइल? Agnipath is one scheme. If somebody has got a better alternative, कोई समझता है कि उसके पास बहुत अच्छा प्रपोजल है, he must give it, send it to the government, and I'm sure the government will definitely accept it and consider it at least. As far as Agnipath is concerned, it is still too early. जैसे मैंने आपसे बात की, जो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि भी 1 या 2 बैचेज ही हैं जो कि ट्रेन होके अभी फॉरवर्ड एरियाज यूनिट के साथ सर्विस कर रहे हैं. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे ये अग्निवीर बाहर आएंगे और इनको लेटरल एम्प्लॉयमेंट मिलेगी दूसरी से पुलिस फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्राइवेट सेक्टर, जब इनको पता चलेगा कि इनकी वैल्यू क्या है, तो एक कॉर्पोरेट टर्म में डॉक्टर साहब टर्म आम यूज करते हैं कि वैल्यू एडिशन. उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे एक जवान ने, अग्निवीर ने कहा भी ये कि साहब हम यहाँ आ रहे हैं, मैं अग्निवीर का बैज लगाऊंगा, वो मेरी मार्केट में एम्प्लॉयबिलिटी में वैल्यू एडिशन होगी. मेरे ख्याल से तो इससे बढ़िया स्कीम नहीं हो सकती. हो सकता है थोड़े बहुत हिकअप्स हो, बट दे विल बी स्ट्रीमलाइंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. कौन सी ऐसी चीज है जो पॉलिसी है जो पहली बार में बनती है और परफेक्ट होती है? वो तो सब कुछ, हर रिफॉर्म्स में थोड़ा बहुत तो आइडियाज चेंज करना ही पड़ते हैं, और the government will definitely do it, and I think government has taken a very bold decision. ये भी मैं आज आपको बता दूं कि ये पॉइंट कि एज कम करनी चाहिए और इतना रेडिकल रिफॉर्म होगा, ये आज से 1970 से ये बात चलती आ रही है. आज कितने साल है? 50 साल से किसी गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हुई कि इस तरह की एक स्कीम लेके आए. It speaks volumes for the boldness of the leadership that they could introduce this scheme, and I'm sure उनको पता था कि criticism होगा, because criticism तो होगा ही होगा. आप कुछ भी करो, criticism तो होगा ही होगा. थैंक यू सो मच सर. आपने मतलब इतनी बारीकी से, और आप जैसे ग्राउंड पर भी गए, वहां से जो आपने इनपुट्स लिए, आपने अपने एक्सपीरियंस से सारी चीजों को जो एक समराइज करके काफी विस्तार से भी, और चीजों को
एलोबरेट करके आपने चीज़ों को हमें बताया और हमारे दर्शकों को इंक्लूडिंग मुझे लगता है कि मुझे भी इसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो आज आपके साथ बैठने के कारण मुझे पहली बार पता चली। तो थैंक यू सो मच सर, द नैरेटिव के प्लेटफ़ॉर्म पर आपने समय दिया और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सारी चीज़ों को समझाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, जय हिंद एंड जी, नमस्कार। जी। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद प्लेटफ़ॉर्म पर समय देने के लिए। सभी दर्शकों का भी धन्यवाद कि आपने इस शो को, इस हमारे इंटरव्यू को देखा। ऐसे ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़, एक्सक्लूसिव शोज़ को देखने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव।